हेलो दोस्तों, मैं ललन कुमार हाउ टू क्रैक टेक एंड एक्टिंग में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में 10th क्लास की जो साइंस है उसके सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 80 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो विज्ञान साइंस का जो क्वेश्चन है 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया था, इसके 80 क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अधातु जो होते हैं उसके जो ऑक्साइड होते हैं हमेशा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये 1 का जो बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी यहीं पर अगर आता धातु के ऑक्साइड तो हमारा क्या होता है, धातु के ऑक्साइड हमेशा हमेशा क्षारीय होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कार्बन क्या है। कार्बन एक हमारा क्या है, तो कार्बन एक हमारा अधातु है, क्योंकि कार्बन हमारा धातु नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या 6 है, इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये मिस धातु भी नहीं हो सकता और धातु भी नहीं है। तो इसका हमारा 2 का जो करेक्ट आंसर है जो बी हो जाएगा। तीसरा है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारा जो डबल या सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जिसके कार्बन को और हाइड्रोजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। या जिसका सूत्र CnH2n+2 के फॉर्म रहता है वो संतृप्त होता है और बाकी असंतृप्त होता है। तो इसमें पहला देखते हैं, तो पहला CH4 हो गया, तो ये संतृप्त है, क्योंकि 1 का 2 और 2 2 तो 4 आ जाएगा, तो इसके फॉर्म में है। 2 दूनी 4 2 6, ये भी हमारा संतृप्त है। तीसरा है 2 दूनी 4, तो ये एल्कीन हो गया, ये CnH2n के सिर्फ फॉर्म में है। तो इस तरह हम कह सकते हैं 3 का जो है सी विकल्प करेक्ट है, तीसरा सी। जितना भी अल्कीन अल्काइन ये सब हमारा असंतृप्त है, और जो अल्केन है ना वो सब हमारा संतृप्त है। चलिए नेक्स्ट चलते चौथा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हमको यहाँ बताना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, चक्रीय यौगिक होता है। तो चक्रीय यौगिक हमेशा जैसे बेंजीन ये सब क्या है, चक्रीय यौगिक है, चक्रीय यौगिक है। पहला CH4, तो ये चक्रीय नहीं है तो रैखिक बनाता है, सरल रेखा के रूप में होता है। C2H4 की भी वही बात है, लेकिन हम जब C6H6 की बात करते हैं तो एक बेंजीन हो गया। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड, इसमें डबल बॉन्ड 2 जगह पड़ते हैं अल्टरनेट में, और एक इस तरह का शेप बनाते हैं जैसे हम देख सकते हैं, इस तरह हेक्सागोनल की जैसा होता है। यहाँ पर एक अगर यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए तो ये फिर छोड़ेंगे, फिर डबल देंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे इस तरह। तो ये हमारा हेक्सागोनल होता है, ये हमारा बेंजीन कहलाता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि इनमें से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का एग्जाम्पल देना है। देखिए हमारे पास जो अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो यहाँ पर इसमें हीलियम है जो ऑप्शन में दिया है, इसलिए 5 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन अधातु है, उपधातु है। तो उपधातु हमारा कौन है, पहला है सी, तो एक धातु है। निकेल क्या है, धातु है। Fe धातु है, लेकिन Sb एंटीमनी जो है उपधातु है, इसीलिए 6 का करेक्ट हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। चलिए 7वां देखते हैं, पौधा में श्वसन होता है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें श्वसन कहाँ से होता है या कहाँ होता है, जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, या तना में होता है, या इनमें से सभी में होता है। तो चूँकि पौधा है तो उसमें श्वसन की बात जब हम करते हैं तो उसके हर अंग से श्वसन होता है, चाहे वो जड़ रहे, पत्ती रहे, तना रहे, तो हर जगह उसमें छिद्र पाया जाता है, वो रंध्र से ही वो श्वसन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है जो ये जड़ पत्ती तना तीनों से होगा, इसलिए 7 का डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न से स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, वैसा जो हमारा पेड़ पौधा या जीव जो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो हम देखें पहला ऑप्शन हरे पौधा का है। तो हरे पौधा क्या हो गया, ये अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि ये स्थिर रहते हैं, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, इसीलिए 8 का जो ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 हो गया, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो सब हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है, हीमोग्लोबिन में होता है लाल रक्त कण।
तो हमारा किस जीव में नहीं होता है, पक्षी में तो होता ही है। पक्षी को जब हम मान लीजिए किसी तरह कट जाता है या किसी लोग काट देता है तो उसमें से हमारा खून निकलता ही है, मनुष्य में से निकलता ही है। लेकिन मक्खी क्या होता है, मक्खी एक तरह से अगर वो पूरी तरह से अगर मक्खी किसी को नहीं डंक मारा है, उसमें किसी को नहीं मानो पर बैठ कर वो खून चूसा है, तो अगर उसे मारिएगा तो वो निकलेगा, एक तरह से काला निकलता है। तो इसमें जो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, वो हम लोग का खून चुस के वो लाल हो जाता है। तो 9 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 10 में हम चलते हैं। हीमोग्लोबिन से जो कमी से कौन से रोग होगा? मधुमेह होगा? नहीं, ये तो हमारा शर्करा बढ़ने से होता है। पीलिया? नहीं। एनीमिया? एनीमिया क्या होता है? खून की कमी से होती है। तो 10 का हो जाएगा कैट, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं 11 में चलते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है? जो मनुष्य का जो आहार नाल होता है, जिसमें हमारा भोजन जाता है और पचता है एक तरह से, तो उसमें एक अवशेषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जो हमारा उपयोग में नहीं होता है लेकिन फिर भी हमारे शरीर में मौजूद होता है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो इस तरह हमारा 11 के बी आंसर होगा अपेंडिक्स। नहीं कहता लोग अपेंडिक्स हो गया पेट में, से ऑपरेशन करा के निकालना पड़ेगा। तो वही अपेंडिक्स हमारा होता है जो अवशेषी अंग शरीर में होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी ट्रबल की वजह इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाता है, तो उसे चूँकि साइज ज़्यादा ले लेता है, इसीलिए उसे हमें ऑपरेशन करके या दवा खाकर उसे ख़त्म करना होता है। तो इसलिए उससे हमारा अब्सेसिव अंग अपेंडिक्स पाया जाता है। चलिए 12 देखते हैं। इनमें से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? हमें बताना है कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो हमारा किस लिए होता है। तो जो हमारा शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो मेनली रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। तो 12 का जो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है मुख गुहा में हार का कौन सा भाग पाचन का होता है। तो कह रहा है कि मुक्त गुहा में मुंह जो गुहा होता है उसमें कौन सा अंग है, कौन सा भाग का पाचन होता है। मैंने भोज्य पदार्थ की बात कर रहा है कि मुंह गुहा में कौन से भाग का पाचन होगा, या हमारा कौन भी न्यूट्रिशन जो भी हमारा खाते हैं उसमें से प्रोटीन, अगर हम दाल खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, चावल खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा भी होता है, फैट होता है। तो अगर हम बात करें मुख गुहा में तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए देखते हैं 14। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो जो हमारा ऑक्सीजन का जो वाहक होता है ना, मेनली रूप से आरबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी एक तरह से रक्षा के रूप में काम करता है, और लसिका है तो हमारे त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद हमारा आरबीसी होता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है, लाता है। तो 14 के सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में जो शर्करा की जो मात्रा को नियंत्रित करता है वो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है। अगर हमारे रक्त में शर्करा को मात्रा बढ़ जाए तो एक हमारा मधुमेह रोग हो जाता है। इस तरह के रोगी को खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट के भोजन को अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा शर्करा स्टार्च पाया जाता है। इसीलिए इंसुलिन की अगर मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो आपको मधुमेह हो जाएगा। इसीलिए हम लोग के शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो रक्त की शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसीलिए 15 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो जो मानव शरीर होता है ना उसमें सबसे जो लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और इस तंत्रिका कोशिका होती है और इसी में न्यूरॉन होता है। तो अभी न्यूरॉन भी दे सकता है ऑप्शन में। तो 16 के सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 देखते हैं। 17 के निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है या किया जाता है? तो जो हमारा लेंस के बनाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, कांच का भी प्रयोग करते हैं, पीतल का प्रयोग नहीं करते हैं, या मिट्टी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हो जाएगा 17 के सी हो जाएगा करेक्ट। 18 कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? हमें बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही के मतलब क्या हुआ? ये हमारा संख्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 है। तो अगर हम अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तनांक इसमें एक घटना, एक फिनोमेना होता है, एक फैक्ट होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें क्या होता है कि हमारा जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका स्पीड रहता है 3 लाख मीटर पर सेकंड। लेकिन जब उसमें बाहर होता है तो अगर कांच से गुजर रहा है तो ज़्यादा उसको रोक लेगा। अगर हमारा
गुजर रहा है अति से, जल से गुजर रहा है तो कुछ कम रोकेगा। तो इस तरह एक अपूर्णांक जब डिवाइड करते हैं प्रकाश के वेग बटे किसी माध्यम में प्रकाश के वेग तो एक संख्या आता है। तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अपवर्तन के लिए सही है प्रकाश का। तो इसमें से 4 3 तो कभी हो नहीं सकता। ये कब होगा, जब हमारा निर्वात रहेगा, क्योंकि जब प्रकाश का वेग ऊपर आता है नीचे भी माध्यम का वेग भी हमें उतना ही 3 लाख ही होना चाहिए, जबकि कोई माध्यम में समूह नहीं है निर्वात के छोड़कर, इसलिए इसमें 2 संख्या करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 ही। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो क्या कहलाता है। तो अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारे आँख में तो किस पर बनता है, तो हमारे दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। तो 19 का बी हो जाए करेक्ट। 20 का था किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। इसी अपवर्तनांक का हम बात कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा स्नेल वाला हो गया नियम। तो अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो उसमें जया साइन का जया साइन आई बटे साइन आर होता है, यही हमें स्नेल का नियम कहता है। तो हमारा 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ए और बी में, क्योंकि साइन आर हो गया जो परावर्तन के बाद अपवर्तन जो होगा ना रिफ्लेक्ट के बाद होता है वो कौन लिया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा इनिशियल वाला कौन इनिशियल में लेते हैं शुरू में और लास्ट वाला कौन बाद में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि इसे कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय कैसा होगा। जब फोकस प्लस में हो तो हमेशा क्या होता है, उत्तल होता है। उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा वो उत्तल ही होगा। तो इसका 20 का 21 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल ए। 22 देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो जो हमारा तालाब होता है उसमें जब हम देखते हैं झाँक कर तो कभी हमें कम गहरा दिखाई देता है, तो उसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल का दर्पण हो या लेंस सबका धनात्मक होता है। 23 का एप्पल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जब यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है तथा उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फोकस दूरी होता है, जो हमारा आर का क्या होता है, हाफ होता है, या आर होता है जो फोकस के दुगना होता है। तो 24 का बी हो जाएगा करेक्ट। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी। तो जो न्यूक्लियस, जो परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है तो वो किसके द्वारा दी गई थी। पहला है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड, बचाउड। तो विचार प्लाड तो होगा नहीं, रॉबर्ट हुक तो कोशिका खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा जिसने न्यूक्लियस शब्द दिया था। तो 25 का हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो जो पौधा होता है उसमें जो पूछ रहा है कि भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो ये जो पौधा में जो भोजन रहता है स्टार्च के रूप में जमा रहता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोफिबिया किनके द्वारा लिखी गई थी। एक प्रसिद्ध पुस्तक है माइक्रोफिबिया, जो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो रॉबर्ट हुक, जो इसने कोशिका को खोज किए थे, वही हमारे द माइक्रोग्राफिया लिखा गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों और पशु की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन तो कोशिका विज्ञान। 28 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। मानव हृदय घिरा हुआ है किससे। मानव जो हृदय है जो किससे घिरा हुआ है, तो मानव हृदय एक पेरिकाइडर्मियम से घिरा हुआ है। जाइलम तो पौधा में पाया जाता है, फ्लोएम पौधा में पाया जाता है, प्लाज्मा है जो पाया जाता है, लेकिन मानव हृदय को घिरने के लिए उसको पेरिकार्डियम से घिरा होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है। जो बीजांड होता है, बीजांड की ओर पराग की नलिका की वृद्धि क्यों होती है। तो इसका जो मेन कारण है ना, वो है केमेट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म। जो बीजांड की ओर जो पराग नलिका की जो वृद्धि का मेन कारण है केमोट्रोपिज्म। जिस तरह हमारा सूर्यमुखी होता है उसका जो मुंह रहता है हमेशा सूर्य की ओर होता है, तो वो भी एक सूर्य में किस तरह की लाइट पाई जाती है, अल्ट्रा वायलेट, या इस तरह हमारा उस सूर्य के विजुअल लाइट में इस तरह एनर्जी है जो अपने आप अपनी ओर खींच लेता है। उसी तरह एक कहता है केमोट्रोपिज्म होता है जो बीजांड की ओर पराग नलिका को वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। चलिए देखते हैं 31। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो जो श्वेत रक्त कोशिका होती है उसकी जो जीवन अवधि ज़्यादा नहीं होती है, उसका जो मात्र 12 से 20 दिन होता है। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं लाल रक्त कण की, तो उसका जो जीवन अवधि होता है 120 से 130 दिन तक होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीत रस कहाँ स्रावित होता है। जो पीत रस होता है, जो निकलता है हमारा पीत रस पेट में, तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। चलिए 33, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को क्या कर रहा है, लाल कर दे रहा है। तो घोल का पीएच मान का होगा। तो सबसे पहले नीला को अगर लाल कर रहा है तो वह क्या है कि अम्लीय है। और जब वह अम्लीय है तो उसका जो पीएच मान है 7 से हमेशा कम होगा। तो 7 से जब कम होगा तो 9 तो कभी होगा नहीं, 7 तो कभी होगा नहीं, 10 तो कभी होगा नहीं। तो इसलिए 33 के ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो बेंजीन अगर यहाँ मान लीजिए कि रहता लाल लीटर पद को नीला कर दे रहा था, लाल को जब नीला करेगा तो उसका पीएच मान का हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब लाल को जो नीला करता है वो हमेशा क्षार होता है, और जो क्षार का जो पीएच मान रहता है हमेशा 7 से अधिक होता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, अभी हमें पिछले क्वेश्चन में था बेंजीन का सूत्र C6H6। तो ये हमारा जो बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। सी 34 का सी करेक्ट आंसर। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। तो जो एथिल अल्कोहल का जो हमको लिखना है IUPAC नेम, तो इसका जो IUPAC नेम एथेनॉल होता है। एक होता है मेथनॉल, एक होता है एथेनॉल। तो जो मेथनॉल होता है तो हमारा CH3OH होता है, लेकिन जो एथेनॉल होता है C2H5OH होता है। एथेनॉल हमारा पीने योग्य में प्रयोग होता है और मेथनॉल जहरीला होता है। तो 35 का सी करेक्ट हो जाएगा। CnH2n निम्न से किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n है जो एल्कीन, जो हमारा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो 36 का हो जाएगा बी। लोहे का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। चलते हैं तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और एवं कार्बन के अलावा अन्य क्या रहता है। तो स्टेनलेस स्टील की अगर बात करते हैं तो लोहा, क्रोमियम, निकेल उसमें मेनली रूप से पाया जाता है। तो लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो क्रोमियम हमारा है और निकेल तो हमारा सी हो जाएगा। कार्बन यहाँ तो दे ही दिया, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल याद रखिए कि मेनली रूप से स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। क्रोमियम होता है मेनली रूप से हमारा क्रोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जंग लगने से बचाता है, कार्बन हार्डनेस प्रदान करता है। 38 के सी हो जाएगा। पीतल, ये कांसा होता है लेकिन यहाँ पीतल दिया है। तो पीतल क्या है, एक हमारा धातु तो है नहीं, अधातु है नहीं, उपधातु है नहीं, तो ये क्या है, मिश्र धातु है। जो पीतल होता है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, जबकि कांसा होता है जो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। 40 देखते हैं, निम्न से यौगिक में कौन अम्ल है। हमें इसमें से अम्ल को खोजना है। तो अम्ल हमारा क्या है, H2SO4 है। बाकी हमारा जो CO क्षार है, N2O क्षार है और CN2H का होल 2 क्षार है। तो 40 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के लिए कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के लिए हमेशा 2 नियम होते हैं। आप पहला हमारा अपतन कोण का मान होगा परिवर्तन के बराबर होगा, और दूसरा है कि आपतन कोण, प्रवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होगा। चलिए देखते हैं 42, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है। जब अवतल लेंस के आवर्धन की बात करेगा तो V/U होता है, लेकिन यही अगर बात करता है दर्पण की बात करता है तो -V/U हो जाएगा। इसलिए 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V - 1/U होता है। तो 43 हमारा है। तो 43 का जो, लेकिन दर्पण के चूँकि यहाँ सूत्र पूछ रहा है, तो दर्पण को चूँकि आवर्धन होता है जो हमारा -V/U होता है, इसलिए इसके लेंस के सूत्र में, दर्पण के सूत्र में प्लस सिर्फ रहेगा। क्योंकि यहाँ हम उल्टा चलते हैं, उल्टा होता ही है। अगर हमारा दर्पण के सूत्र में फोकस वाला में अगर पॉजिटिव चल रहा है तो आवर्धन में नेगेटिव चलेगा। जबकि लेंस में जाएंगे तो दर्पण लेंस के सूत्र में नेगेटिव साइन रहेगा, तो इसके आवर्धन में नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। तो हम जानते हैं कि दर्पण का जो आवर्धन होता है -V/U होता है, तो इसमें हमेशा प्लस होगा। तो इसलिए 43 के ए हो जाएगा। टिंडल का प्रभाव दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो जो टिंडल प्रभाव जो होता है, जो हमेशा प्रकाश के प्रकीर्णन को डिनोट करता है। 40 के डी हो जाएगा। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो कह रहा कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है। तो अभिसारी लेंस तो ऐसे कहा जाता है उत्तल लेंस को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल लेंस ही हो जाएगा। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। 46 नंबर है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण होता है जिसमें हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से हमेशा छोटा होता है और आभासी भी होता है, सीधा भी होता है। तो 40 के बी हो जाएगा।
प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा जो प्रकाश के लिए जो प्रकाशिक माध्यम होता है मेन रूप से 2 प्रकार का होता है, क्योंकि हमारा एक मान लें कि हमारा हवा में से इंटर किया जल में, फिर जल में से इंटर तो ये हमारा निकल गया हवा में, तो इस तरह 2 ही माध्यम होगा। डायनोमो परिवर्तित करता है, यानी जो डायनोमो होता है जो किस एनर्जी का किस एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो जो कि डायनोमो से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब टरबाइन हमारा चलता है तो वहाँ से हमारा मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा मिल गया। जब यांत्रिक ऊर्जा मिल जाता है तो उसे जनरेटर जब घूमता है कॉइल लेकर तो वहाँ विद्युत डेवलप हो जाता है। तो इसलिए 48 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो चार्ज का मान होता है जो -1.6 × 10⁻19 होता है। तो ये हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 49। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा है कि 50 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग होता है? अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो कौन से सेल का प्रयोग हो रहा है? तो ये सूखा सेल हम लोग को जो मोबाइल में लगा है एक तरह से क्या है, सूखा सेल है। तो खिलौना में अगर बात कर रहा है तो खिलौना में भी वही है, अगर सूखा सेल लगाएंगे तो वो पोर्टेबल रहेगा, उसमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि खिलौना हमें सब लट्टे पलट्टे रहता है। अगर एसिड भरा रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, वो आग लग सकता है इधर उधर होने से। इसलिए हमेशा खिलौना में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, ड्राई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये सभी को पता होगा, कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 51 के सी। 52 में है कि निम्न से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन होता है, एक सिंगल विस्थापन होता है, एक डबल विस्थापन होता है, डबल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें हमको देखना है कि किसमें हमारा सिंगल विस्थापन हो रहा है या डबल हो रहा है। तो पहला कैल्शियम कार्बोनेट को 2 भाग में बांट गया था, इससे वियोजन रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट हमारा वियोजन हो जाएगा। सेकंड में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस CO × H का होल 2 बन गया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वियोजन नहीं संयोजन हो जाएगा। ठीक, अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं FeCuSO4, तो ये हमारा जब Fe रिएक्शन करता है SO4 से तो FeSO4 बनाता है प्लस Cu निकलता है। तो इस कंडीशन में हमारे क्या हुआ, हमारा इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हमारा Fe चला गया SO4 की जगह और हमारा Cu है जो इधर चला गया Fe की जगह। तो इस तरह में इसमें हमारा जो 52 है जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा इसमें। Na/OH प्लस HCl, तो ये हमारा एक तरह से कुछ नहीं है, ये लवण बना रहा है एक तरह से NaCl, तो ये होगा नहीं। चल 53 सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। हमें बताना है कि जो चांदी होता है उसके क्लोराइड का जो रंग कैसा होता है। तो इसका जो रंग होता है श्वेत होता है, उजला होता है। तब तो हमारा जो 53 है उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में लवण कौन सा है? हमें बताना है कि 54 में लवण कौन है। तो लवण मेले होता है, जैसे सोडियम जो लवण ही है जिसका सूत्र NaCl होता है, जैसे नमक होता है, तो सोडियम के क्लोराइड हमेशा लवण होता है। तो हमारा 54 के बी हो जाएगा। तुतिया या नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? ये जो तुतिया होता है ना या नीला थोथा जिसे कहा जाता है उसका जो अनुसूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है, इसलिए 55 का ये हो जाएगा। एक होता है FeSO4 S7H2 जिसका रंग हरा होता है। चलिए देखते हैं गंधक। गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? तो जो गंधक जिसे हम सल्फर भी कहते हैं उसकी जो परमाणु संख्या होती है ना 16 होती है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो हमें देखना है कि श्वसन तंत्र जो हमें सांस लेने में कौन सी बीमारी में प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा मलेरिया है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, तो ये तो हमारा होगा नहीं। निमोनिया तो होगा नहीं। मलेरिया मधुमेह होगा नहीं, तो मलेरिया हो जाएगा जिसमें हमें श्वसन तंत्र से संबंधित श्वसन तंत्र को थोड़ा नुकसान पहुँचाता है। चलिए 58 है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन हमारा बताना है कि ये क्या है। तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है, मादा हार्मोन नहीं है, नर हार्मोन है। 59 है रुधिर जो चाप नियंत्रित होता है। रुधिर का जो चाप, रक्त का जो चाप है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 59 का हमारा सी हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल नंबर हार्मोन निकलता है जिससे हमारा रक्त के चाप नियंत्रित होता है। चलिए देखते हैं 60 एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का कौन सा उदाहरण है जिसमें एक ही लिंग होता है? तो ये हमारा होता है पपीता होता है जिसमें सिर्फ नर होता है या मादा होता है, इसलिए एकलिंगी
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 61 में है कि निम्न में से कौन पादप जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जो मादा जनन तंत्र का जो कौन भाग नहीं है इसमें से हमें बताना है। तो ये हमारा जो अगर शुक्रवाहिका की बात करते हैं वो हमारा मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है। ये हमारा शुक्रवाहिका शुक्राणु जो पाया जाता है पुरुष में पाया जाता है, जबकि अंडाशय गर्भाशय और डिम्बवाहिनी होता है जो महिला में पाया जाता है। तो 61 के सी हो जाए करेक्ट आंसर। 62 द्विखंडन होता है। तो हमें बताना है कि द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन जो मेनली रूप से होता है पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। तो इस तरह हमारा 62 के डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 63 टेस्टोरोन स्रावित होता है। टेस्टोरोन कहाँ से स्रावित होता है। तो टेस्टोरोन होता है जो मेनली रूप से पुरुष में पाया जाता है और पुरुषन के जो विरिसन होता है ना उससे स्रावित होता है टेस्टोरोन हार्मोन। इसलिए 63 के एप्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 64 देखते हैं। 64 कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। जो मानव मस्तिष्क है जो भार होता है मेनली रूप से औसतन 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम मतलब 1.4 kg होता है। लेकिन यही जब महिला की बात करते हैं थोड़ा 200 ग्राम कम जाता है। तो इस तरह 1200 ग्राम हो जाएगा या 1.2 kg। तो 64 का हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा हीटर होता है जो इलेक्ट्रिक से चलता है उसकी जो कुंडली बनी होती है ना मेनली रूप से नाइक्रोम की बनी रहती है, क्योंकि हाई रेसिस्टिंग पावर होता है उसमें हीट का रेसिस्ट करता है पूरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मतलब हुआ 1 किलोवाट घंटा। जो इसका जो मान होता है ना 3.6 गुने 10⁻⁶ होता है। 66 का डी हो जाएगा। चलिए 67 देखते हैं। किलोवाट पर घंटा। किलोवाट पर घंटा जो मात्रक इसका होता है तो ये मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। क्योंकि किलोवाट अगर हम बात करें तो हमारा पी हो गया, तो पी बाई हमारा टी। तो हम क्या जानते हैं तो हमारा जो P बराबर होता है W/T होता है। तो W/T होता है, अगर हम वही टी को उधर लेके चले जाते हैं हमारा बन जाएगा ऊर्जा बन जाएगा। 67 के नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्योंकि जब हमारा विद्युत फ्यूज होता है जो उसका जो गलनांक होता है ना कम होता है लेकिन प्रतिरोध हाई होता है। जब किसी ख़राब तरह के धारा गुजरता है या हाई क्वांटिटी में धारा गुजरता है तो उससे जब हाई धारा गुजरेगा तो एक उसमें प्रभाव के कारण वो ऊष्मा पैदा करेगा, जिससे कम गलनांक होने के कारण विद्युत फ्यूज टूट जाता है। तो हमारा सभी उपकरण सेफ बच जाता है। चलिए देखते हैं 69 वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्टमीटर को जो विद्युत परिपथ रहता है ना उसे हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसलिए 69 की हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगर यही बात करें ए मीटर का तो ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए 70 देखते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो विद्युत परिपथ होता है ना वो दोनों के बीच में अगर विभवांतर मापना हो तो उसके लिए हम कहते हैं वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर यही हमारा धारा मापने के लिए कहते हैं तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो 70 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 71 चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जिसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जल विद्युत संयंत्र होता है जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को तो मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि जल विद्युत संयंत्र है तो जल विद्युत संयंत्र में क्या करता है डैम में पानी को स्टोर करता है बहुत ही बड़ा बांध लगा बनाकर। तो बांध बनाकर हाई क्वांटिटी में पानी को स्टोर करके डैम को उसका जो गेट होता है खोल के गिराता है। तो हमारा गेट की जो ऊंचाई रहती है ऊंचा पर हमारा डैम बना रहता है तो उसमें हमारा स्थिति ऊर्जा रहता है। स्थिति ऊर्जा हमारा कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, वो टरबाइन पर गिरता है तो हम हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के शाफ्ट घूमता है तब विद्युत उत्पन्न होता है। तो मेरे रूप से कहेंगे कि जो स्थिति ऊर्जा होता है जल का वो हमारा कन्वर्ट होता है विद्युत ऊर्जा में। 71 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट में हमारा है 72 हो गया। कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है। तो जो विद्युत बल्ब होता है जो मेनली रूप से उसमें हम निष्क्रिय गैस भर देते हैं। निष्क्रिय गैस में हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनरेटर, लेकिन मेनली रूप से आर्गन गैस को भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस होता है ना उसी तरह के एक प्राकृतिक सूचक भी होता है। तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लेकिन हमारे यहाँ प्राकृतिक सूचक की बात कर रहा है तो ये हल्दी से प्राप्त होता है मेनली रूप से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 73 का, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलिए तो हमारा हो जाएगा 73 का हल्दी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम 74 में चलते हैं। माइनस OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो हमारा जो माइनस OH होता है ना, जो हमारा एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? हमारा एल्कोहल का OH है, माइनस OH। अगर कीटोन की बात करेंगे तो ये माइनस सिंगल बॉन्ड CO हो जाता है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। चलिए 75 देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, जो जल के साथ अगर अभिक्रिया करे तो मेल रूप से जो देता है एसिटिलीन गैस देता है। एसिटिलीन गैस को हम कहते हैं एथाइन, एथाइन कहते हैं इसको। तो हो जाएगा 75 के डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैल्शियम कार्बाइड हो गया। उसके बाद चलिए 76। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के जो एक अणु होता है उसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है जो 3 होती है, क्योंकि ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, इसलिए O3। तो ओजोन के एक अणु में हमारा ऑक्सीजन के 3 परमाणु हुआ। 76 का सी करेक्ट आंसर। 77 देते। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो जो कमरे के जो ताप अगर कोई द्रव अवस्था में रहता है धातु, तो हमारा पारा होता है। अगर यही बात पूछे कि कमरे के ताप पर अगर हमारा द्रव अवस्था में रहने वाला कोई धातु कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा ब्रोमीन तो नहीं होगा, एक होता है कौन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे इसे। चलिए देखते हैं अगर आगे। नेक्स्ट 78। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, जो हमारा मूल रूप से मीथेन होता है। अगर मीथेन की बात करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्रोपेन भी कॉम्प्लिकेटेड, ब्यूटेन, लेकिन मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। इसलिए 78 के हमारा ए हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? 79। जो क्षारीय ऑक्साइड हमारा है, जो मूल रूप से SO2 क्या क्षारीय नहीं है, अम्लीय है, NO2 है। उसके बाद P2O25 है, और एक है हमारा N2O5। तो मूल रूप से जो इसमें क्षारीय हमें दिख रहा है N2O है, क्योंकि यहाँ अगर सेकंड की बात करें नाइट्रोजन है और वो ऑक्सीजन है, तो दोनों धातु है तो क्षारीय बनाएगा नहीं। P2 है जो O2 है, तो O2 हमारा O5 है, तो ये भी चांस कम ही है। लेकिन 79 में हमारा जब डी का ऑप्शन है N2O, मीन्स सोडियम ऑक्सीजन से बना है, तो ये पक्का क्षारीय होगा, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेकिंग पाउडर का मिश्रण किसका होता है? तो 80 हमारा है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो 80 का हो जाएगा डी।